रोड नेटवर्क हायरार्की और डेंसिटी पैटर्न्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया के स्पेशल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को लिंक करना होगा। देखो, रोड नेटवर्क सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्कुलेशन का सिस्टम है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, एनएच, एसएच, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स सिर्फ नाम नहीं है, ये फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन और फंडिंग सोर्स को डिफाइन करते हैं। सबसे टॉप पर एनएच आते हैं। ऑल्दो नेशनल हाईवेज सिर्फ अप्रॉक्स 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये पूरे देश का अप्रॉक्स 40% ट्रैफिक लोड हैंडल करते हैं। सोचो जरा, एक पतली सी पाइप से मैक्सिमम पानी गुजरना, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका मतलब है कि हमारा कोर आर्टेरियल नेटवर्क हेवीली कंजेस्टेड है। यही वजह है कि गवर्नमेंट एनएचडीपी और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है, ताकि इस 2% कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जा सके। ये एनएचएस स्ट्रेटेजिक डिफेंस मूवमेंट्स, पोर्ट्स लिंकेजेस और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए लाइफलाइन है। इसलिए इनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट, सीपीडब्ल्यूडी या एनएचएआई के पास होता है। अब हायरार्की में नीचे आओ। एसएच स्टेट कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट एचक्यू से जोड़ते हैं, अप्रॉक्स 4%, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर नोड्स कनेक्ट करते हैं। सबसे बॉटम पर वॉल्यूम में सबसे ज्यादा रूरल रोड्स हैं, जो अप्रॉक्स 80% लेंथ कवर करते हैं। वाई 80%? क्योंकि इंडिया की सेटलमेंट पैटर्न डिस्पर्स्ड है। गांव-गांव तक पहुंचने के लिए ये कैपिलरी नेटवर्क जरूरी है। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा फोकस यही लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ताकि फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस मार्केट तक ला सके। अब रोड डेंसिटी पर फोकस करो। मैप में देखो, एक क्लियर स्पेशल वेरिएशन है। डेंसिटी का मतलब है रोड लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। केरला में ये डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई है। क्यों? इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, फेवरेबल टेरेन और डिस्पर्स्ड बट कंटिन्यूअस सेटलमेंट पैटर्न अलोंग द कोस्ट। वहां टोपोग्राफी अलाउ करती है कि रोड्स इजीली कंस्ट्रक्ट हो। कॉन्ट्रास्ट दिस विद जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। वहां डेंसिटी लोवेस्ट है। इसका रीजन पॉलिटिकल नहीं, ज्योग्राफिकल है। रगेड टोपोग्राफी, माउंटेन्स और हार्श क्लाइमेट रोड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और इंजीनियरिंग चैलेंज को बढ़ा देते हैं। साथ ही स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं बॉर्डर एरियाज में। सो रोड डेंसिटी इज डीपली लिंक्ड टू द टेरेन फेवरेबिलिटी एंड सेटलमेंट डेंसिटी। अगर टेरेन फ्लैट है और पॉपुलेशन डेंस है, जैसे यूपी, केरला, डेंसिटी हाई होगी। अगर टेरेन हॉस्टाइल है, हिमालयाज, डेंसिटी लो होगी। समझ आया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफी का बेसिक रूल है। अब हम भारतमाला परियोजना को डीकोड करते हैं। ये सिर्फ रोड बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के लॉजिस्टिक्स आर्किटेक्चर को फंडामेंटल लेवल पर चेंज करने का अटेम्प्ट है। पहले हम रोड्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बनाते थे, लेकिन भारतमाला इकोसिस्टम अप्रोच पर बेस्ड है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे? फ्रेट, सामान और पैसेंजर मूवमेंट को तेज और स्मूथ करके। यहां इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट समझो। ओल्ड हाईवेज टाउन्स के बीच से गुजरते थे, जिससे कंजेशन होता था। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स 9000 किलोमीटर्स स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि प्रोडक्शन सेंटर्स और पोर्ट्स के बीच फ्रिक्शन कम हो। फिर आते हैं इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स। ये आर्टीरियल रोड्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि मेन कॉरिडोर तक एक्सेस इजी हो जाए। इसे हम फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। विजुअल 1 में जो नेटवर्क फ्लो मैप दिख रहा है, वो यही इंटीग्रेशन शो कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन इज द अल्टीमेट गोल। विजुअल 2 को ध्यान से देखो, स्प्लिट स्क्रीन कंपैरेटिव इलस्ट्रेशन। लेफ्ट साइड में पुराना स्टैंडर्ड हाईवे है। वहां क्या प्रॉब्लम है? मिक्स्ड ट्रैफिक है, पेडेस्ट्रियंस हैं, शॉप्स हैं, मल्टीपल इंटरसेक्शंस हैं। इससे एवरेज स्पीड कम हो जाती है और एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। राइट साइड में देखो, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये गेम चेंजर है। ग्रीनफील्ड का मतलब है नई जमीन पर रोड बनाना, ना कि पुरानी रोड को चौड़ा यानी वाइडन करना। इसका फायदा क्या है? अलाइनमेंट सीधी होती है, स्ट्रेट अलाइनमेंट, कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं तोड़ना पड़ता, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि हर कोई रोड पर कहीं से भी नहीं आ सकता, सिर्फ स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। इससे हाई स्पीड मेंटेन होती है विदाउट इंटरप्शन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसका प्राइम एग्जाम्पल है। साथ ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी है। 2000 किलोमीटर्स की बॉर्डर रोड्स डेवलप की जा रही हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर्स।
ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए भी क्रिटिकल है। क्विक ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए रोबस्ट रोड्स चाहिए। और फाइनली, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, जो सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ सिंक में है। अगर पोर्ट तक रोड अच्छी नहीं होगी, तो शिप से आया माल इंटीरियर इंडिया तक कैसे पहुंचेगा? सो भारतमाला इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, कंजम्पशन, मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट पोर्ट्स वाया अ हाई स्पीड कंट्रोल्ड नेटवर्क। क्लियर है? ये साइलो बेस्ड प्लानिंग से इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ शिफ्ट है। इंडियन रेलवेज को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को अलग-अलग देखना होगा। सबसे पहले नेटवर्क स्ट्रक्चर। रेलवेज का मैनेजमेंट सेंट्रलाइज नहीं रह सकता, क्योंकि नेटवर्क बहुत वास्ट है। इसलिए इसे जोन्स 18+ में डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जरूरी है, ताकि लोकल इश्यूज लोकली हैंडल हो सके। अब गेज सिस्टम पर आते हैं। ये टेक्निकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। गेज का मतलब है दो पटरियों यानी रेल्स के बीच की दूरी। दूरी क्यों मैटर करती है? फिजिक्स सिंपल है। जितना चौड़ा बेस, ब्रॉड गेज 1.676 mm, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी और लोड कैरिंग कैपेसिटी। इंडिया में पहले मल्टीपल गेजेस थे, मीटर गेज 1 मीटर और नैरो गेज हिली एरियाज में। प्रॉब्लम ये थी कि जब ट्रेन एक गेज से दूसरे गेज वाले स्टेशन पर पहुंचती थी, तो सारा सामान उतारकर दूसरी ट्रेन में लोड करना पड़ता था, ट्रांसशिपमेंट। इससे टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। इसलिए यूनी गेज पॉलिसी लाई गई, वन कंट्री वन गेज। अब ऑलमोस्ट मेन लाइंस ब्रॉड गेज हैं, जो हैवी फ्रेट और हाई स्पीड के लिए स्टैंडर्ड बन गई हैं। नैरो गेज सिर्फ हेरिटेज लाइंस जैसे दार्जिलिंग या शिमला पर बचा है, क्योंकि हिली टेरेन में ब्रॉड कर्व बनाना मुश्किल है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी और सेफ्टी। यहाँ एक टर्म है ऑपरेटिंग रेशो। इसे ध्यान से समझो। ये रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ का थर्मोमीटर है। ऑपरेटिंग रेशो बताता है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ता है। अगर ऑपरेटिंग रेशो 98% है, इसका मतलब रेलवे के पास सिर्फ 2 रुपए बचते हैं सरप्लस यानी प्रॉफिट के लिए। अगर सरप्लस कम होगा, तो नई ट्रेन्स और सेफ्टी पर इन्वेस्ट कैसे होगा? हाई ऑपरेटिंग रेशो इज अ कंसर्न। सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ा इनोवेशन है कवच यानी आर्मर। ये एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इन्फोग्राफिक देखो, सिनारियो हेड ऑन कोलिजन। अक्सर एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर यानी सिग्नल मिस करना से होते हैं। कवच में RFID और GPS टेक्नोलॉजी यूज होती है। अगर दो ट्रेन्स एक ही ट्रैक पर आ रही हैं या पायलट रेड सिग्नल यानी SPAD क्रॉस करता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा देगा। ये ह्यूमन इंटरवेंशन का वेट नहीं करेगा। ये SIL 4 लेवल सेफ्टी है, जो ग्लोबल हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। इससे कोलिजन जीरो करने का टारगेट है। सो इंडियन रेलवेज अब मैकेनिकल एरा से डिजिटल सेफ्टी एरा में ट्रांजिशन कर रहा है। समझ आया? गेजेस यूनिफाई कर दिए कैपेसिटी के लिए और कवच लगा दिया सेफ्टी के लिए। अब हम एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी DFC। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। इंडिया का रेल नेटवर्क मिक्स ट्रैफिक कैरी करता है, यानी सेम पटरी पर वंदे भारत यानी पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और कोयला ले जाने वाली गुड्स ट्रेन भी। प्रॉब्लम यह है कि पैसेंजर ट्रेन्स को प्रायोरिटी मिलती है। रिजल्ट, मालगाड़ी यानी फ्रेट ट्रेन घंटों तक साइड ट्रैक पर खड़ी रहती है। इस वजह से गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। थिंक अबाउट द इकोनॉमिक कॉस्ट। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल लेट मिलता है, एक्सपोर्ट लेट होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सोल्यूशन है डीकपलिंग, पैसेंजर और फ्रेट को अलग कर देना। यही है DFC। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी DFCCIL द्वारा बनाया जा रहा है। DFC का मतलब है ऐसी पटरियां जहां सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, कोई पैसेंजर ट्रेन वहां नहीं आएगी। इससे क्या होगा? स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 75 to 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हम टाइम टेबल्ड फ्रेट ट्रेन्स चला पाएंगे, मतलब गारंटी के साथ कह सकते हैं कि माल कल सुबह पहुंच जाएगा। दो मेजर कॉरिडोर्स हैं जो लॉजिस्टिक्स डीकंजेशन का बैकबोन है, वेस्टर्न DFC और ईस्टर्न DFC। इनका रोल अलग अलग है ज्योग्राफी के हिसाब से। वेस्टर्न DFC 1504 किलोमीटर्स दादरी यानी यूपी से JNPT मुंबई पोर्ट तक जाता है। मुंबई पोर्ट हमारा गेटवे है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसलिए वेस्टर्न DFC मेन तौर पर कंटेनर ट्रैफिक यानी फिनिश्ड गुड्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है। ये हाई वैल्यू गुड्स कॉरिडोर है।
दूसरी तरफ ईस्टर्न डीएफसी 1856 किलोमीटर लुधियाना से डांकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये रूट इंडिया के मिनरल हार्टलैंड यानी झारखंड, ओडिशा के पास से गुजरता है। इसलिए इसका मेन फंक्शन है कोल एंड स्टील मूवमेंट। थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला जल्दी मिलेगा, इंडस्ट्रीज को स्टील जल्दी मिलेगा। विजुअल में बिफोर एंड आफ्टर मॉडल देखो। पहले कंजेशन एंड डिलेज थे, अब डबल स्टैक कंटेनर्स की बात हो रही है। डीएफसी की पटरियां हैवी लोड उठा सकती हैं, यानी हाई एक्सल लोड 25 टन। इसलिए हम एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखकर डबल स्टैक ले जा सकते हैं। एक ट्रेन, दुगना सामान, एफिशिएंसी डबल, कॉस्ट हाफ। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए गेम चेंजर है। जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, तभी हमारा प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में सस्ता बिकेगा। क्लियर है? डीएफसी इज बेसिकली एन एक्सप्रेसवे फॉर ट्रेन्स। रेलवे मॉडर्नाइजेशन में दो अलग कैटेगरीज हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। हाई स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन और सेमी हाई स्पीड रेल यानी वंदे भारत। दोनों का टेक्नोलॉजी और पर्पस अलग है। पहले हाई स्पीड रेल यानी एचएसआर को देखते हैं। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट MAHSR ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। यहाँ टेक्नोलॉजी कंप्लीटली जापानीज शिनकनसेन ये E5 सीरीज है। नोट करो, यहाँ स्टैंडर्ड गेज यानी 1435 यूज हो रहा है, इंडियन ब्रॉड गेज नहीं। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली स्टैंडर्ड गेज पर टेस्टेड है और हम रिस्क नहीं ले सकते। इंजीनियरिंग लेवल पर एक बड़ा शिफ्ट है, बैलिस्टलेस स्लैब ट्रैक। नॉर्मल ट्रैक्स में नीचे पत्थर यानी बैलिस्ट होते हैं जो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पत्थर उड़ सकते हैं और ट्रैक स्टेबिलिटी लूज कर सकता है। इसलिए कंक्रीट के स्लैब्स यानी जे स्लैब यूज होते हैं जो एक्सट्रीमली रिजिड और लो मेंटेनेंस होते हैं। इसमें एक 7 किलोमीटर का अंडर सी टनल भी है थाने क्रीक के पास, जो इंजीनियरिंग मार्वल है। दूसरी तरफ है सेमी हाई स्पीड यानी वंदे भारत ट्रेन 18। ये मेक इन इंडिया का फ्लैगशिप है, ICF चेन्नई में बनी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। पुरानी ट्रेन्स में एक इंजन यानी लोकोमोटिव आगे होता था जो पूरी ट्रेन को खींचता था। वंदे भारत में इंजन नहीं है, हर दूसरे कोच के नीचे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड। इससे क्या फायदा? इमेजिन करो, एक इंजन को पूरी ट्रेन खींचने में टाइम लगता है यानी स्लो एक्सेलरेशन, लेकिन अगर हर कोच खुद पावर लगा रहा है तो ट्रेन बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती है यानी क्विक एक्सेलरेशन, और जल्दी रुक भी सकती है। इंडियन कंडीशंस में जहां स्टेशंस पास पास होते हैं, वहां टॉप स्पीड से ज्यादा एक्सेलरेशन डीसेलरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ेगी तो एवरेज ट्रैवल टाइम 15 to 20% कम हो जाएगा। इन्फोग्राफिक में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मेंशन है। जब हम ब्रेक लगाते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है हीट में। वंदे भारत उस एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ग्रिड में भेजती है, सेव्स 30% एनर्जी। ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। सो डिफरेंस क्लियर है। बुलेट ट्रेन एक नई डेडिकेटेड फॉरेन टेक बेस्ड हाई स्पीड लाइन है। वंदे भारत एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से एवरेज स्पीड बढ़ाने का सॉल्यूशन है। दोनों साथ में इंडिया के रेल ट्रांसपोर्ट को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अब सिटीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गए हैं। शहरों में ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन और प्रोडक्टिविटी लॉस को टैकल करने के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी MRTS का एक्सपेंशन हो रहा है। सबसे पहले मेट्रो रेल को समझो। मेट्रो का प्राइमरी रोल है इंट्रा सिटी मूवमेंट, यानी शहर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। ये हाई डेंसिटी अर्बन अग्लोमरेशंस को डीकंजेस्ट करती है। एवोल्यूशन देखो, 1984 में कोलकाता मेट्रो से शुरू हुआ, पर असली क्रांति दिल्ली मेट्रो से आई, जिसने नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट किया। आज टियर 2 सिटीज जैसे लखनऊ, कोची में भी मेट्रो आ गई है। मेट्रो प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंस कम करती है, लोअर्स ट्रैफिक ईज इंडेक्स प्रेशर। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 ने स्टैंडर्डाइजेशन और PPP मॉडल्स पर जोर दिया है, लेकिन मेट्रो हर जगह का सलूशन नहीं है। यहां आता है RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मेट्रो और RRTS में फर्क समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम देखो, सिस्टम हायरार्की। मेट्रो शहर के अंदर चलती है, इंट्रासिटी। स्टेशंस हर 1 किलोमीटर पर होते हैं और स्पीड कम होती है, डिजाइन स्पीड लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर।
आरआरटीएस का रोल है इंटरसिटी रीजनल मोबिलिटी, जैसे दिल्ली को मेरठ से जोड़ना। ये लोग डेली कम्यूट करते हैं पर दूर रहते हैं। आरआरटीएस की डिज़ाइन स्पीड हाई होती है 180 किलोमीटर्स पर आवर, और स्टेशंस दूर दूर होते हैं एवरी 5 to 10 किलोमीटर्स। पर्पस ये है कि मेरठ का आदमी 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए काम करने। ये रीजनल कनेक्टिविटी है जो एनसीआर जैसे बड़े क्लस्टर्स के लिए वाइटल है। मेट्रो लोकल कम्यूट है, आरआरटीएस रीजनल ट्रैवल है। फाइनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगर मेट्रो स्टेशन घर से 2 किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने का साधन नहीं है तो लोग मेट्रो यूज नहीं करेंगे। इसलिए फीडर बसेस, ई-रिक्शास और पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग को इंटीग्रेट किया जा रहा है। डायग्राम में सबसे बाहर वाला सर्कल यही दिखाता है। ये डोर टू डोर मोबिलिटी एंश्योर करता है। बिना लास्ट माइल कनेक्टिविटी के वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम भी फेल हो सकता है। ये पूरा सिस्टम, मेट्रो, आरआरटीएस और लास्ट माइल, मिलकर एक इंटीग्रेटेड अर्बन इकोसिस्टम बनाता है जो प्राइवेट कार्स को रिप्लेस कर सके। समझ आया? इट्स अबाउट मूविंग पीपल, नॉट जस्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सॉलिड चीज़ों यानी इंसान या डब्बे का नहीं होता, लिक्विड्स और गैसेस का भी होता है। यहाँ पाइपलाइन नेटवर्क्स का रोल आता है, जिन्हें हम एनर्जी आर्टरीज कहते हैं। इंडिया एनर्जी हंग्री देश है और ऑयल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे एफिशिएंट, चीप और इको फ्रेंडली तरीका पाइपलाइन है। क्यों? क्योंकि ट्रक्स या रेल टैंकर्स में रिटर्न ट्रिप खाली होती है, डेड माइलेज, और वेदर और ट्रैफिक का असर पड़ता है। पाइपलाइन में कंटिन्यूअस सप्लाई है, मिनिमल ट्रांसशिपमेंट लॉस है। पहले लिक्विड पाइपलाइंस यानी क्रूड और प्रोडक्ट देखते हैं। मैप में देखो, रिफाइनरीज ऑफन इनलैंड होती हैं, जैसे मथुरा, पानीपत, जबकि क्रूड ऑयल पोर्ट्स पर आता है, इंपोर्टेड। तो सलाया से मथुरा तक क्रूड कैसे जाएगा? पाइपलाइन से। ये क्रूड ऑयल पाइपलाइंस है। जब रिफाइनरी में तेल रिफाइन हो जाता है, पेट्रोल, डीजल बन जाता है, तो उसे मार्केट तक पहुंचाना होता है। इसके लिए प्रोडक्ट पाइपलाइंस होती हैं, जैसे गुवाहाटी टू बरौनी, बरौनी टू हल्दिया पाइपलाइन कनेक्ट करती है पोर्ट को हिंटरलैंड से। ये नेटवर्क इंश्योर करता है कि देश के हर कोने में फ्यूल अवेलेबल हो, बिना हजारों ट्रक सड़कों पर उतारे। अब आते हैं नेचुरल गैस नेटवर्क्स पर। फ्यूचर गैस बेस्ड इकोनॉमी का है। पुरानी बैकबोन है HVJ पाइपलाइन, यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये वेस्टर्न ऑफशोर गैस फील्ड से गैस लेकर नॉर्थ इंडिया के फर्टिलाइजर और पावर प्लांट्स को फीड करती है। ये देश की आर्टरी थी, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। मैप में देखो, ईस्टर्न इंडिया जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा में गैस नेटवर्क वीक था। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट लाया गया। ये पाइपलाइन वाराणसी से हल्दिया या धमरा तक जा रही है। इसका गोल है ईस्टर्न इंडिया के बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को रिवाइव करना और वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD एक्सपैंड हो रहा है, जो डायरेक्टली आपके किचन PNG और गाड़ी CNG तक पाइप से गैस पहुंचाता है। वन नेशन वन गैस ग्रिड का सपना यही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गैस का सीमलेस फ्लो हो। इससे रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होगी और क्लीन एनर्जी सबको मिलेगी। सेक्टोरल पाई चार्ट देखो, सबसे बड़ा कंज्यूमर फर्टिलाइजर सेक्टर यानी यूरिया है। उसके बाद पावर प्लांट्स, यानी पाइपलाइन सिर्फ फ्यूल नहीं, हमारी फूड सिक्योरिटी फर्टिलाइजर के लिए भी क्रिटिकल है। क्लियर है? ये इनविजिबल नेटवर्क्स हमारी इकोनॉमी को पावर करते हैं। फाइनली हम सबसे एम्बिशियस इनिशिएटिव पर आते हैं, PM गति शक्ति। ये कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल मास्टर प्लान है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रॉब्लम क्या थी? डिपार्टमेंटल साइलोज। सोचो, रोड मिनिस्ट्री ने सड़क बनाई, अगले महीने टेलीकॉम वालों ने ऑप्टिक फाइबर डालने के लिए सड़क खोद दी, फिर वाटर डिपार्टमेंट ने पाइप के लिए खोद दी। इससे पैसे की बर्बादी और डिलेज होते थे, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। PM गति शक्ति का गोल है इन साइलोज को तोड़ना, साइलो बस्टिंग। ये 16 मिनिस्ट्रीज, रेलवेज, रोड्स, शिपिंग एक्सेट्रा को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है। इसमें GIS टेक्नोलॉजी यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज होता है। लेयर्ड GIS मॉडल देखो, सबसे नीचे वाटर पाइपलाइन ब्लू, उसके ऊपर केबल्स येलो, फिर रोड ग्रे, फिर रेल। जब प्लानिंग होती है तो ऑफिसर्स सारी लेयर्स एक साथ देख सकते हैं। अगर रोड बनानी है तो पहले ही चेक कर लेंगे कि नीचे फॉरेस्ट तो नहीं है या कोई केबल तो नहीं जा रही। इससे रूट क्लैशेस प्रिवेंट होते हैं। BISEGN के स्पेशल टूल्स इसमें हेल्प करते हैं।
इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 13 to 14% है, जो डेवलप्ड कंट्रीज ग्लोबल स्टैंडर्ड 8% से बहुत ज़्यादा है। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का मतलब है हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। अगर हमें ग्लोबल मार्केट में compete करना है तो ये कॉस्ट कम करनी होगी। गति शक्ति का एम यही है, सीमलेस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। एग्जाम्पल, अगर कोई पोर्ट बन रहा है तो उसी वक्त वहां तक रोड और रेल कनेक्टिविटी भी प्लान होनी चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट माइल सिनर्जी कनेक्ट करती है इकोनॉमिक जोन्स को, जैसे फिशिंग क्लस्टर्स, फार्मा पार्क्स, डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से। बार चार्ट देखो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से घटाकर 8% पर लाना है। साइकिल डायग्राम शो करता है कि कैसे रोड, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट सब मिलकर सीमलेस मूवमेंट क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली गति शक्ति गवर्नेंस में एफिशिएंसी लाकर टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है, जिससे इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस गेन करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन का मास्टर स्ट्रोक है। समझ आया? बस यही कोर फिलॉसफी है गति शक्ति की।